बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो कि एक नए चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 20, और चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे एक एटम्स की एमिट की हुई वो रेडिएशंस जो कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट करती हैं। इस मकसद के लिए हमारे पास फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसको हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम अपने पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास असल में फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है, एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं वो रेडिएशंस जो एक एटम एमिट करता है ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। इन रेडिएशंस की इंटेंसिटी, इन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ, इनकी जो मेजरमेंट्स होती है, इसको हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो आइए हम इसके पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास क्या चीज़ है। अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच आ जाती है। फिर उसके बाद इसमें पॉइंट 2 हम मेंशन कर लेते हैं। इस फिजिक्स की इस ब्रांच में हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं? मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस। हम इसमें रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है उनकी मेजरमेंट को देखते हैं। इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ, इसको हम स्टडी करते हैं। मींस इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ नहीं, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। और ये जो रेडिएशंस हैं ये एमिट होती हैं एक एटम की डी एक्साइटेशन के दौरान। These radiations emit during de-excitation of atom। जब एटम अपने आप को डी एक्साइट करता है तो इस डी एक्साइटेशन के दौरान रेडिएशंस रिलीज होती हैं। इसमें हम रेडिएशंस की इंटेंसिटी, इसमें हम रेडिएशंस की वेवलेंथ, इनको मेजर करते हैं। ये फिज़िक्स की ब्रांच कहलाती है जिसको हमने नाम दिया है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और वो डिवाइस जिसकी मदद से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं उसको हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके टर्न टेबल पे एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग या प्रिज्म यूज़ किया जाता है और उसमें इंसिडेंट लाइट जो है वो हाइड्रोजन, हीलियम या नियॉन बल्ब्स, इनको इस्तेमाल करते हैं। उन लाइट को पास करवाया जाता है प्रिज्म से और फिर लेंस की मदद से वही लाइट जो प्रिज्म से डिस्पर्स होती है उसको हम स्टडी करते हैं इन रेडिएशंस की फॉर्म में, जिसमें हम उनकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी मेजर करते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कहलाता है स्पेक्ट्रोमीटर, या हम इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो पॉइंट्स अंडरस्टैंड करने के लिए हैं जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं, वो पॉइंट्स असल में हमारे पास होते हैं स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ होगी स्पेक्ट्रा या फिर स्पेक्ट्रम, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे हेडिंग पे मेंशन भी है चैप्टर के नेम पे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसमें जो वर्ड स्पेक्ट्रा आपको नज़र आ रहा है, ये स्पेक्ट्रा असल में स्पेक्ट्रम वर्ड की प्लूरल फॉर्म है। छोटा सा मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये वर्ड हमारे पास है स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम की प्लूरल फॉर्म को हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रा। और ये जो वर्ड स्पेक्ट्रम है इसको हम एज अ मीनिंग लेते हैं रेंज।
जिस तरह हम वर्ड रेंज यूज़ करते हैं, इसी तरह फिज़िक्स में हम रेडिएशंस की रेंज को ज़ाहिर करने के लिए हम स्पेक्ट्रम की टर्म इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देना चाहूँगा कि अगर आप आफ्टर रेनिंग जो देखते हैं कि रेनबो निकलती है, उस रेनबो में आप नोट करते हैं कि रेनबो की अपनी एक चौड़ाई होती है, उसमें डिफरेंट कलर्स जो हैं वो नज़र आते हैं। वो जो आपको कलर्स का एक पैटर्न नज़र आता है वो असल में अपनी अपनी रेंज में मौजूद होते हैं कलर्स, और वही कलर्स मिलकर बनाते हैं स्पेक्ट्रम। इसी तरह आज वाले टॉपिक में हम जिन रेडिएशंस की बात कर रहे होंगे वो भी रेडिएशंस जो हैं वो एक रेंज में मौजूद होती हैं और उनके अपने फीचर्स होते हैं। इस वजह से हमें स्पेक्ट्रम की कुछ टाइप्स नज़र आएंगी। तो यहाँ पे वो जो रेंज होती है उसको हम टर्म देंगे स्पेक्ट्रम। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो हमें सीरीज़ नज़र आती हैं, या यूँ समझ लें कि स्पेक्ट्रम नज़र आते हैं, वो कौन कौन से हैं और किस वजह से बनते हैं, हम उनको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। इसमें सबसे पहली टाइप जो हमें मिलेगी वो हमारे पास है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के अंदर ये असल में एक स्पेक्ट्रम होता है, एक रेंज होती है। इस रेंज में जो रेडिएशंस इन्वॉल्व होती हैं वो रेडिएशंस की लाइन समझ लें या उनकी प्रेजेंटेशन समझ लें, वो इस तरीके से अरेंज्ड होती हैं कि इनमें फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। क्लोजली स्पेस्ड इनफ कि हम उनमें फ़र्क आसानी से नहीं कर सकते। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। और ये जो रेडिएशंस होती हैं जो कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का फिनोमिना शो करती हैं, ये रेडिएशंस असल में हमें रिसीव होती हैं या यूँ कहें कि वो एमिट होती हैं ब्लैक बॉडी से। या हम यूँ कह सकते हैं कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती हैं वो असल में कौन सा स्पेक्ट्रम ड्रॉ करती हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस ये वाला स्पेक्ट्रम शो करती हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, जिसमें रेडिएशंस जो हैं उनको उनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि हम उनके दरमियान आसानी से फ़र्क नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है स्पेक्ट्रा की नंबर 2 पे, वो हमारे पास आ जाती है बैंड स्पेक्ट्रा। बैंड स्पेक्ट्रा जो है इसमें ये एक स्पेक्ट्रम है, अगेन एक स्पेक्ट्रम है, एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें रेडिएशंस जो हैं वो हमें नज़र आती हैं क्लोजली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस पे। लेकिन वो जो क्लोजली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस हैं वो इस तरीके से अरेंज होती हैं कि इनमें जो है वो अपनी अपनी अरेंजमेंट की बेस पे हम उनको बैंड्स की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा कि आप नोट करें। इसमें आप एक फ़र्क नोट करते जाएं, आप देखेंगे कि सभी लाइंस पैरेलल हैं, क्लोजली स्पेस्ड हैं, लेकिन हर एक की जो क्लोजनेस है वो एक रीजन तक महसूस है। ठीक है, एक रीजन तक मखसूस है, सॉरी यहाँ पे स्पेसिफाइड है एक रीजन तक। ये जो हमारे पास रीजन है इसमें नोट करते हैं कि लाइंस के दरमियान फासला बहुत थोड़ा है। इसके बाद नोट करते हैं अगले रीजन के अंदर, तो वहाँ पे लाइंस के दरमियान पहले रीजन के निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा है। फर्दर अगर देखें तो यहाँ पे लाइंस का डिस्टेंस बाकी दोनों के मुकाबले पे ज़्यादा है। हालांकि आप नोट करें कि सभी लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं और हर लाइन के अंदर जो स्पेस है इस वजह से उनकी ग्रुपिंग कर दी गई है, इनके ग्रुप्स बना दिए गए हैं, या इस रेंज को हम फिर कहते हैं बैंड, कि ये बैंड की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। हम इसको लिख देते हैं बैंड नंबर 1, इसी तरह बैंड नंबर 2, इसी तरह बैंड नंबर 3, यह हमने खुद नेम दिया है इसको। अब जो बैंड स्पेक्ट्रा होता है ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें
स्पेशल या स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस शामिल होती हैं, लेकिन वो रेडिएशंस इस तरह से अरेंज्ड होती हैं कि वो ग्रुपिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं इनकी नेचर की बेस पे। इस वजह से हम उनको बैंड्स का नाम दे देते हैं। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रा है वो अमूमन हम कहाँ पे नोट करते हैं? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ये हमारे पास एग्जांपल है बैंड स्पेक्ट्रा की। लास्ट और थर्ड वन हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है, ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसको अब हम पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। वो थर्ड हमारे पास टाइप है डिस्क्रीट या फिर लाइन स्पेक्ट्रा। नाम से जाहिर है और इसको डिफाइन करना आसान होगा बाकी दोनों की निस्बत। डिस्क्रीट वर्ड का मीनिंग हम लेते हैं नुमाया, जो प्रोमिनेंट हो, जो सबसे डिफरेंट हो। और लाइन स्पेक्ट्रा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स्पेक्ट्रम के अंदर या इस रेंज के अंदर जो रेडिएशंस की वजह से हम प्लेट के ऊपर लाइंस ड्रॉ नोट करते हैं, जो स्पेसिफाई करते हैं, मतलब लाइंस की फॉर्म में स्पेक्ट्रम को देखते हैं, वो स्पेशली इंटेंस और फ्रीक्वेंसी की जो लाइंस होती हैं वो क्लोजली स्पेस्ड होती हैं। क्लोजली स्पेस तो होती हैं लेकिन उनके दरमियान फ़र्क करना आसान हो जाता है, वो बिल्कुल हमें सेपरेट नज़र आती हैं डिस्क्रीट या फिर लाइन स्पेक्ट्रम में। लेकिन ये जो लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा जिसको हम कह रहे हैं, ये बनता किस तरह है, इसके लिए आप एक एग्जांपल याद रखिएगा। जब एक सिंगल एटम हम उसको अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, वो ग्राउंड स्टेट से चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। अब एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में कंटिन्यूस तो नहीं रहेगा, उसने जाहिर सी बात है अपने आप को ग्राउंड स्टेट में वापस लाना है इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस केस में फिर उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है वो उतनी ही एनर्जी को एमिट कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वो जो एमिटेड एनर्जी होती है ये वही रेडिएशंस होती हैं जिनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा की शक्ल में। तो यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल बनती है लाइन स्पेक्ट्रा की, वो हमारे पास आ जाती हैं, आप कह सकते हैं उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब एक छोटा सा फिनोमिना जो कि हम आगे अपने पॉइंट में शामिल करेंगे, मैं उससे रिलेटेड आपको एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो समझा देता हूँ। इसके लिए मैं एक जनरल सी एग्जांपल ड्रॉ करने लगा हूँ। फर्स्ट करें, ये हमारे पास है न्यूक्लियस। किसी भी एटम का न्यूक्लियस कंसीडर कर लें। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस की सराउंडिंग में मौजूद होते हैं ऑर्बिट्स। मैं यहाँ पे उन ऑर्बिट्स को कम्प्लीटली ड्रॉ नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पे सेमी सर्कल्स की फॉर्म में ड्रॉ किया। इसमें आप नोट करें कि फर्स्ट जो मेरे पास ऑर्बिट है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि मेरा यही एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। इस मकसद के लिए हम उस पर फोटॉन्स ये रेडिएशंस फॉल करवाते हैं। रेडिएशंस फॉल करते ही इस एटम को ये जो फोटॉन्स हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी शिफ्ट करते हैं एज अ पार्टिकल नेचर। अगर हम इस रेडिएशन को देखें तो ये जो पार्टिकल नेचर बेस पे फोटॉन्स अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है, उस एनर्जी को गेन करके वो इस लोअर ऑर्बिट से या लोअर एनर्जी लेवल से अपने आप को शिफ्ट करके ले जाता है हायर एनर्जी लेवल की तरफ। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ शिफ्ट होता है तो इस केस में हम कहते हैं कि एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब एक्साइटेड स्टेट में वो ज़्यादा देर तक अपने आप को रिजाइड नहीं करता, उसने अपने आप को डी एक्साइट करके वापस ग्राउंड स्टेट में लाना है। तो डी एक्साइटेशन प्रोसेस में फिर क्या नोट करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन जो हायर ऑर्बिट में शिफ्ट होता है वो वहाँ से जंप करके दोबारा वहाँ से वापस आता है अपने लोअर ऑर्बिट की तरफ। लेकिन जितनी एनर्जी गेन करके वो हायर ऑर्बिट में जाता है उतनी ही एनर्जी वो लूज़ करता हुआ या एमिट करता हुआ लोअर ऑर्बिट में वापस आ जाता है। तो ये जो हमारे पास
डी एक्साइटेशन प्रोसेस के नतीजे में एमिटेड रेडिएशंस होती हैं। यही जो रेडिएशंस होती हैं जब हम इनकी सीरीज़ देखते हैं, इनकी रेगुलरिटीज़ देखते हैं, तो वो हमें नज़र आती हैं डिस्क्रीट या फिर लाइन स्पेक्ट्रा की फॉर्म में। तो अब हम ये याद रखेंगे कि ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन ऑफ एटम, एटम एमिट्स रेडिएशंस। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसमें जो हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे वो एक हाइड्रोजन एटम को यूज़ करते हुए करेंगे। इस मकसद के लिए हम फिर ये काम ड्रॉ करते हैं। इसके लिए एक स्कीमेटिक डायग्राम है इसको अंडरस्टैंड करने की, और वहाँ से हमें पॉइंट समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप सपोज करें कि ये हमारे पास एक ग्लास बल्ब है, शीशे का बना हुआ एक बल्ब है, जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल किया जाता है। हाइड्रोजन गैस फिल्ड बल्ब, कि ये एक ऐसा बल्ब है जिसमें हाइड्रोजन गैस को फिल किया जाता है, और हाइड्रोजन गैस को फिल किया जाता है एट प्रेशर लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस को इस ग्लास ट्यूब के अंदर फिल कर देते हैं, इस ग्लास ट्यूब को फिल कर देते हैं हाइड्रोजन गैस से। इस केस में हम फिर ये नोट करते हैं कि ये जो गैस इसके अंदर इनक्लोज हो चुकी है, हम चाहते हैं कि इसमें से लाइट एमिट हो, तो जाहिर सी बात है गैसेस में से करंट को पास करवाना पड़ेगा। करंट पास करवाने के लिए इसी बल्ब के अंदर इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं। एक इलेक्ट्रोड जिसको हम एनोड कहेंगे, दूसरा इलेक्ट्रोड जिसको हम कैथोड कहते हैं, और इनको हम अटैच कर देते हैं पोटेंशियल सोर्स से। अब जैसे ही करंट पास होगी इस हाइड्रोजन गैस से, वही करंट जो है उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो इस हाइड्रोजन एटम्स को मिलेगी। वही एनर्जी गेन करते हुए हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और फिर जब वो अपने आप को डी एक्साइट करते हैं तो वो लाइट एमिट करते हैं। यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं कि वही जो लाइट एमिट हो रही है वो यहाँ पे मैंने रेस की फॉर्म में ड्रॉ कर दी, मतलब ये एमिटेड लाइट है। अब ये जानने के लिए कि ये जो एमिटेड लाइट है इसका स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ होता है, इस मकसद के लिए हम इस लाइट के रास्ते में डबल स्लिट्स यूज़ कर लेते हैं। डबल स्लिट्स यहाँ पे हमारे पास दो स्मॉल ओपनिंग्स वाले कार्डबोर्ड समझ लें या वुड ब्लॉकर समझ लें, जिसके अंदर स्मॉल ओपनिंग्स मौजूद हैं। यहाँ से जो एमिटेड रेडिएशंस हैं वो फिर रिलीज़ होती हैं। वही रिलीज्ड या एमिटेड रेडिएशंस जो यहाँ से पास करेंगी उनको फिर फॉल करवाया जाता है एक प्रिज्म से। यहाँ पे जो प्रिज्म है वो बिल्कुल अपना रोल प्ले करेगा लाइक अ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमारे पास शीशे की बनी हुई एक ऐसी स्लैब होती है, एक ऐसा हमारे पास वो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं स्लिट्स की फॉर्म में। बिल्कुल इस तरह कि अगर ये मेरे पास ग्लास की बनी हुई एक रेक्टेंगुलर शेप है और ये लाइंस जो हैं ये ड्रॉ करती हैं, ये इंडिकेट करती हैं स्मॉल स्लिट्स को, मतलब इसके अंदर इतने लंबे लंबे कट लगे होते हैं, और यही जब लाइट के रास्ते में रखते हैं तो ये लाइट को डिस्पर्स कर देते हैं। ये डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फंक्शन है, और यही रोल जो है वो प्रिज्म यहाँ पे रोल अपना प्ले कर रहा है लाइक अ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब या ये जो बल्ब है, यहाँ से जो लाइट आ रही है वो पास करती है प्रिज्म से। प्रिज्म को क्रॉस करते ही वो लाइट जो है डिस्पर्स हो जाती है, जो कि हम फॉल करवाते हैं एक नॉर्मल सरफेस पे, या हम इसको समझ लेते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। तो वहाँ पे हमें ये डिफरेंट
कलर्स या रेगुलरिटीज़ या यहाँ पे हमें डिफरेंट रेडिएशंस के पैटर्न नज़र आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम नोट करते हैं कि प्रिज्म ने जिस लाइट को डिस्पर्स किया वो तो हाइड्रोजन किया, इसीलिए जो स्पेक्ट्रम हम यहाँ पे स्टडी कर रहे होंगे वो किसकी वजह से बना हुआ होगा, हाइड्रोजन की वजह से। तो एक फिनोमिना हमें यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि ये जो हमें रेडिएशंस की एक अरेंजमेंट या सीरीज़ नज़र आ रही होती है जिसको हम रेगुलरिटीज़ भी कहते हैं, इसकी मदद से हम एलिमेंट्स की शनाख्त कर सकते हैं। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये बता सकते हैं अब ये स्पेक्ट्रम को एनालिसिस करते हुए कि ये किस एलिमेंट की वजह से बनाया गया स्पेक्ट्रम है, हम एलिमेंट की शनाख्त कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक फ़ायदा है इसका। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट कलर्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे, लाइक डल रेड, रेड, ग्रीन, वायोलेट, इस तरह। तो ये स्क्रीन के ऊपर हमें डिफरेंट कलर्स शो हो रहे हैं। अब यही जो हमें रेडिएशंस नज़र आ रही हैं, इन रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अरेंज किया गया। वो जो उनकी एक अरेंजमेंट है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है स्पेक्ट्रल सीरीज़ की फॉर्म में, और जिस जिस साइंटिस्ट ने ये स्पेक्ट्रम आइडेंटिफाई किया उसी स्पेक्ट्रम को उसी साइंटिस्ट के नाम पे सजेस्ट कर दिया गया। यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ें एक तरतीब से समझाने लगा हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे हेडिंग पुट कर लेते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज़। स्पेक्ट्रल सीरीज़ में सबसे पहले हमारे पास जो सीरीज़ आएंगी नंबर 1, वो हमारे पास है लायमन सीरीज़। लायमन सीरीज़ जो है ये ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम उन रेडिएशंस को इन्वॉल्व करते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ये हमने याद रखना है कि लायमन सीरीज़ के अंदर हम उन रेडिएशंस को शुमार करते हैं जिनको नाम देते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। अब ये रेडिएशंस एमिट किस तरह होती हैं, इस मकसद के लिए रिडबर्ग नामी साइंटिस्ट ने इन सीरीज़ को मैथमेटिकल फार्मूले में डिस्ट्रीब्यूट करके बल्कि कन्वर्ट करके दिया। तो ये जो हमारे पास लायमन सीरीज़ है इसके अंदर मौजूद होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। इसका मतलब है ये रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में होंगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। तो इन रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है इसको मेजर करने के लिए रिडबर्ग ने मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन बनाई। एम्पिरिकल वो फार्मूला है जिसके मुताबिक 1/λ इज़ इक्वल टू RH 1/1² माइनस 1/n²। ये फार्मूला जो है वो रिडबर्ग ने जनरेट किया था। अब इसके मुताबिक हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। इसमें जो RH आपको नज़र आ रहा है ये RH आपके पास एक कांस्टेंट है। RH हमारे पास है रिडबर्ग कांस्टेंट, और ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट की फॉर्म में है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ये हमारे पास कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1/1² माइनस 1/n²। इसमें ये जो फर्स्ट वाला आपके पास फ्रैक्शन है जिसमें 1/1² मौजूद है, इस 1 का मतलब याद रखिएगा ये हमारे पास है फर्स्ट ऑर्बिट। ये जो 1 है इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, और ये n का मतलब है अदर देन फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब 2, 3, 4, 5, मतलब 1 से हटके जो इससे ऊपर वाले ऑर्बिट्स होंगे वो हम n से इंडिकेट करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम n का मीनिंग भी लिख देते हैं कि n से मुराद होगी 2, 3, 4 एंड सो ऑन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अब आपने ये याद रखना है कि ये मीनिंग क्या दे रहा है। अगर तो एटम की डी एक्साइटेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से या nth ऑर्बिट से मूव करता हुआ
फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। इस दौरान एटम जिन रेडिएशंस को एमिट करता है उन रेडिएशंस को हम नाम देते हैं अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशंस। मैं ये पॉइंट रिपीट कर दूं, अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से मूव करता हुआ फर्स्ट ऑर्बिट में आके गिरता है तो इस केस में जो रेडिएशंस एमिट होती हैं एटम से वो होती हैं अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशंस। और ये रेडिएशंस किस सीरीज में मौजूद हैं? लाइमैन सीरीज में। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड सीरीज आ जाती है। सेकंड सीरीज हम यहां पे पुट कर लेते हैं नंबर 2 और ये सीरीज हमारे पास है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज जो है ये असल में आइडेंटिफाई की थी जे बाल्मर ने, और वो भी 1885 में। बाल्मर के मुताबिक ये जो हाइड्रोजन का एक स्पेक्ट्रम हमें मिलता है इसमें एक ऐसा रीजन भी आता है, मतलब ऐसी रेडिएशन या लाइट का रीजन आता है जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ऐसे रीजन को हम नाम देते हैं विजिबल रीजन और ऐसी रेडिएशंस को कहते हैं विजिबल रेडिएशंस। ये जो हमें 7 कलर्स या कलर्स नज़र आते हैं ये हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो है ये असल में बाल्मर सीरीज में लाई करता है जिसको जे बाल्मर के नाम पे रखा गया है। और वो रेडिएशंस जो इस सीरीज में मौजूद होती हैं उनको हम नाम देते हैं विजिबल रेडिएशंस का। अब हम इसमें ये याद रखेंगे कि बाल्मर सीरीज के अंदर हम जिन रेडिएशंस की बात करते हैं वो रेडिएशंस हमारे पास किन की होंगी? विजिबल रीजन, या वो रेडिएशंस होंगी विजिबल रेडिएशंस। और वो जो विजिबल रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ को मेजर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला सजेस्टेड बाय रिडबर्ग ने जो सजेस्ट किया था उसके मुताबिक 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट RH 1/2² माइनस 1/n²। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अब इसमें हम फ्रैक्शन में देखें 2² नज़र आ रहा है और ये है n²। इस 2 से हमारी मुराद होगी सेकंड ऑर्बिट और इस n से मुराद है अदर देन सेकंड ऑर्बिट, या यूं समझें हायर देन सेकंड ऑर्बिट। के n से हम यहाँ पे मुराद लेते हैं कि 2 से बड़े वाले ऑर्बिट, सेकंड से ऊपर वाले ऑर्बिट 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब विजिबल रेडिएशंस के लिए हम इस फॉर्मूले को कैसे देखते हैं? अगर तो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से मूव करता हुआ जंप करे और सेकंड ऑर्बिट में आ जाए, इस डी एक्साइटेशन के दौरान हाइड्रोजन एटम या एटम जो रेडिएशंस एमिट करता है वो कौन सी होंगी? विजिबल रेडिएशंस। पहले वाले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा? अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से उठ के या जंप करता हुआ फर्स्ट ऑर्बिट में आके गिरे, इस डी एक्साइटेशन ऑफ एटम के दौरान अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं। अगर वो सेकंड ऑर्बिट में आ जाए हायर ऑर्बिट से उठ के, उस केस में जो डी एक्साइटेशन के दौरान रेडिएशंस एमिट होती हैं वो कौन सी होंगी? विजिबल रेडिएशंस। तो ये हमारे पास 1 और 2, ये 2 सीरीज आ गई हैं। अब 5 सीरीज हमारे पास टोटल हैं, तो जो बाकी 3 सीरीज मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा वो तीनों की तीनों इंफ्रारेड रीजन में मौजूद होंगी। तो मैं यहाँ पे पॉइंट नोट कर लेता हूँ। इंफ्रारेड रीजन एक ऐसा रीजन हम शुमार करते हैं जिसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। ये हमारे पास है इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं ये इंफ्रारेड रीजन में होती हैं और इसके अंदर हमारे पास जो स्पेक्ट्रल सीरीज आती हैं वो हम देख लेते हैं। पॉइंट 2 के बाद 3rd नंबर पे यहाँ पे हमारे पास आएगी पास्चन सीरीज। इनको जिस जिस नंबर पे रखा गया है उसी नंबर के मुताबिक एटम ने उसी नंबर के ऑर्बिट में
आना होता है। मतलब लाइमन सीरीज़ फर्स्ट पे है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में nth ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट में आ रहा है। सेकंड पे हमारे पास है बाल्मर सीरीज़, तो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से उठ के सेकंड में आ रहा है। थर्ड की बात करते हैं तो वो है पास्टन सीरीज़। इस पास्टन सीरीज़ के अंदर जो रेडिएशन एमिट होती हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, लेकिन इन रेडिएशंस की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला आता है 1/λ इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट RH 1/3² माइनस 1/n²। इसका मतलब ये हम लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से जंप करके थर्ड ऑर्बिट में आएगा, उस डी एक्साइटेशन प्रोसेस में इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट होती हैं और वो किस सीरीज़ में मौजूद हैं? पास्टन सीरीज़ में। यहाँ पे जो n है इससे हम मुराद लेते हैं ऑर्बिट ग्रेटर देन थर्ड, मतलब 4, 5, 6 एंड सो ऑन। पॉइंट 3 के बाद पॉइंट नंबर 4 पे हमारे पास जो सीरीज़ आती हैं पास्टन के बाद वो है ब्रैकेट सीरीज़, या सिंपल ब्रैकेट इसको वर्ड हम कहते हैं। अब ये जो ब्रैकेट सीरीज़ हमारे पास है, इस ब्रैकेट सीरीज़ का नंबर है 4। तो इस दौरान भी इंफ्रारेड रेडिएशंस ही एमिट होती हैं और उन इंफ्रारेड रेडिएशंस की वेवलेंथ को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/λ इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट RH 1/4² माइनस 1/n²। इस फार्मूले में हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से उठ के फोर्थ ऑर्बिट में शिफ्ट होता है तो इस डी एक्साइटेशन में इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट होती हैं, जिसको डिटरमिन करने के लिए हम उसकी वेवलेंथ का ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इसमें n से हमारी मुराद होती है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ग्रेटर देन 4, मतलब 5, 6, 7 एंड सो ऑन। लास्ट पे नंबर 5th, और नंबर 5th पे हमारे पास ब्रैकेट सीरीज़ के बाद लास्ट सीरीज़ हमारे पास आ जाती है फंड सीरीज़। इसमें हम P लिखते तो हैं बट P साइलेंट है। फंड सीरीज़, और इस सीरीज़ का नंबर हमारे पास है 5th। इस सीरीज़ में भी इंफ्रारेड रेडिएशंस की ही बात करते हैं, लेकिन ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं इनको मेजर करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/λ इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट RH 1/5² माइनस 1/n²। अब इसमें भी जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से शिफ्ट होगा 5th ऑर्बिट में, उस दौरान इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट होती हैं जो कि फंड सीरीज़ में मौजूद हैं। इसमें हम n से मुराद लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हायर देन 5th ऑर्बिट, मींस 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास टोटल 5 स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं जिसमें हमने रेडिएशंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं, जैसे कि हमने वेवलेंथ को डिटरमिन करना सीखा। एक पॉइंट आप इसमें देख लें, अगर आप वेव की वेवलेंथ को या रेडिएशंस की वेवलेंथ को इस फार्मूले से मेजर कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। उस फ्रीक्वेंसी का आपके पास जो फार्मूला है आप जानते हैं, F = C/λ। हम इस फार्मूले की मदद से उन सीरीज़ में मौजूद रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी को भी डिटरमिन कर लेते हैं। तो ये स्पेक्ट्रल सीरीज़ टोटल हमारे पास 5 हैं, जिसमें लाइमन सीरीज़ जो है उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं। ये लाइमन सीरीज़ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर। इसी तरह बाल्मर सीरीज़ जो है वो विजिबल रीजन में आती हैं, जबकि इंफ्रारेड रीजन के अंदर बाकी 3 सीरीज़ आ जाती हैं जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से है: पास्टन, ब्रैकेट और फंड सीरीज़। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं जिसमें हमने स्पेक्ट्रम को स्टडी किया है और इस मकसद के लिए हमने हाइड्रोजन एटम को चूज़ किया था। अब लास्ट पे आपकी आसानी के लिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो कि सीरीज़ के लिहाज से है और उससे रिलेटेड MCQs भी पूछे जाते हैं। मतलब पूछ लिया जाता है कि आपको डिफरेंट रेडिएशंस दे देते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव्स या विजिबल रेडिएशंस, इंफ्रारेड, एक्स-रेज, और पूछ लेते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है। तो इस केस के लिए यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा स्पेक्ट्रम जो है वो समझा देता हूँ और आपने उस तरतीब को याद रखना है। और ये जितनी सीरीज़ पढ़ी हैं हम उसको इसके अंदर शुमार करने की कोशिश करेंगे
आपने सबसे पहले याद रखना है विजिबल रेडिएशंस को। विजिबल रीजन कर लें या विजिबल वेव्स कर लें। विजिबल रीजन से आपने जाना है राइटवर्ड। जब आप राइटवर्ड जाएंगे तो स्पेक्ट्रम में आपको मिलेंगी इंफ्रारेड रीजन मिलेगा। इंफ्रारेड के बाद आपके पास आ जाएगी माइक्रोवेव्स का रीजन। माइक्रोवेव्स के बाद आपको मिलेगा रेडियो वेव्स का रीजन। इसी तरह अब आप इस विजिबल रीजन की लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगा अल्ट्रावायलेट रीजन। फिर उसकी लेफ्ट साइड पे आपके पास आ जाएंगी एक्स रेज का रीजन और मोस्ट लेफ्ट आपके पास आ जाएगी गैमा रेज। इस तरतीब को अब आपने याद रखना है। आप नोट करते जाएं, एक तरफ लेफ्ट साइड पे आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेफ्ट से आप राइटवर्ड चलते जाएं फ्रीक्वेंसी कम हो रही है लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है। इस रिलेशन के मुताबिक कि फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब आप खुद बता सकते हैं कि रेडियो वेव्स जो रीजन है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो ज़्यादा वेवलेंथ है वो माइक्रोवेव्स की है, उसके बाद जो ज़्यादा वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड है, मतलब सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स की वेवलेंथ है, फिर उसके बाद माइक्रोवेव्स, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रेज, फिर गैमा रेज। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी मिलेगी? रेडियो वेव्स की। इसी तरह अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर एक्सरे की बारी आ जाती है, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट रीजन की फ्रीक्वेंसी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स। तो अब आप बासानी ये चीज़ याद रख सकते हैं कि कौन सी वेव्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है दूसरी वेव्स के मुकाबले पे। अब हमने सीरीज़ पढ़ी थी, सीरीज़ हमने पढ़ी थी विजिबल रीजन की, तो एक ड्रिल कर लेते हैं या एक्सरसाइज कर लेते हैं। विजिबल रीजन के अंदर कौन सी सीरीज़ मौजूद है हमारे पास? हमने स्टडी की थी बाल्मर सीरीज। तो अब हमने याद रखना है कि बाल्मर सीरीज किस रीजन में है? विजिबल रीजन में। और विजिबल रीजन की अगर हम रेंज की बात करें जिसमें वेवलेंथ आती हैं तो वो रेंज होती है 365 नैनोमीटर से लेकर 656 नैनोमीटर की वेवलेंथ तक का रीजन हमारे पास है विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन में हमारे पास मौजूद हैं बाल्मर सीरीज। उसके बाद हमने इंफ्रारेड रीजन पढ़ा था और इंफ्रारेड रीजन के अंदर हमारे पास सीरीज कौन सी आई थी? पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज। ये तीन सीरीज जो है वो हमने स्टडी की थी इंफ्रारेड रीजन के अंदर। और जो इंफ्रारेड का रीजन है स्पेक्ट्रम में वो स्टार्ट होता है 865 नैनोमीटर से ऑलमोस्ट, और ऑनवर्ड उसका अपना एक रीजन है जिसके अंदर ये पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज मौजूद होती हैं। मतलब इंफ्रारेड के अंदर अपने कुछ तीन रीजन्स होते हैं। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रीजन में हमने पढ़ा था लायमैन सीरीज को। और जो लायमैन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर है, इस अल्ट्रावायलेट रीजन की अपनी जो है वो एक वेवलेंथ के मुताबिक विड्थ है स्पेक्ट्रम के अंदर, वो हमारे पास है
91 नैनोमीटर से लेकर 122 नैनोमीटर तक। तो ये अल्ट्रा वायलेट रीजन, विजिबल और इंफ्रारेड, इन्हीं को हम ज़्यादा स्टडी कर रहे थे अपनी स्पेक्ट्रल सीरीज़ में। तो हमने उनकी रेंजेस जो हैं ये ज़ुबानी याद रखनी है, ये MCQs के पॉइंट्स हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आप लोगों को समझाऊं वेव से रिलेटेड, बल्कि रेडिएशन से रिलेटेड, कि फ्रीक्वेंसी किस में सबसे ज़्यादा आएगी, वेवलेंथ किस में सबसे ज़्यादा आएगी, और जहाँ पे आपको वेवलेंथ सबसे ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे वेव की फ्रीक्वेंसी कम से कम होगी। बिलफर्ज मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि हमारे पास जो हैं फोटॉन्स हैं दो रेडिएशंस के, एक एक्सरे रीजन, एक एक्सरे का और दूसरा रेडियो वेव का, इसमें किस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी? अगर तो आपको ये स्पेक्ट्रम याद होगा तो आप बता देंगे कि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी रीजन में ज़्यादा है, उससे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ गैमा रे की है, बाकी उससे कम है। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि रेडियो वेव के जो फोटॉन हैं उनके पास एनर्जी कम है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, एक्सरे के फोटॉन के पास एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो इस तरह आप इस स्पेक्ट्रम से अपने पॉइंट्स को हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पॉइंट था एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।